न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच में जो है वो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, गोल्जी टेंडन ऑर्गन एंड मसल स्पिंडल। गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेंडन के अंदर पाए जाते हैं। 10 to 15 मसल फाइबर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं एक गोल्जी टेंडन ऑर्गन से। जैसे ये मसल फाइबर्स हैं 10 to 15, तो ये एक गोल्जी टेंडन ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होंगे सीरीज़ में। ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है वो स्टिमुलेट होते हैं दो चीज़ों से, मसल कॉन्ट्रैक्शन से एंड पैसिव स्ट्रेच से। और जब ये स्ट्रेच होता है, इसमें टेंशन आती है, तो ये करता ये है कि सिग्नल जाता है उनको ब्रेन को, और ब्रेन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है टेंशन उसी मसल में जिस मसल में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो एंटागोनिस्ट मसल होता है उसके अंदर टेंशन को इनिशिएट कर देता है। मसल स्पिंडल जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं मसल्स के अंदर। एक मसल स्पिंडल के अंदर जो है वो 3 to 10 स्मॉल फाइबर्स होते हैं। जैसे ये हमारे मसल के ही दरमियान में पैरेलली जो है वो पाया जाता है, और एक मसल स्पिंडल के अंदर जो है 3 to 10 मसल फाइबर्स होते हैं, और जो है वो कनेक्टिव टिश्यू ने इसको सराउंड किया हुआ होता है, पैरेलली ये पड़ा हुआ होता है। स्टिमुलेट करेंगी दो चीज़ें, अमाउंट ऑफ मसल स्ट्रेंथ लेंथनिंग के कितना मसल को जो है वो कितनी अमाउंट में लेंथन किया गया है, और दूसरा रेट ऑफ मसल लेंथनिंग के कितनी बार उसको जो है वो उसमें स्ट्रेचिंग की गई है। तो अमाउंट यानी कितना ज़्यादा उसको स्ट्रेच किया गया है, इसको हम कहेंगे स्टैटिक रिस्पांस, और रेट के कितनी बार जो है वो मसल को स्ट्रेच किया गया है उसको हम कहेंगे डायनेमिक रिस्पांस। फिर मसल स्पिंडल में जब स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच आता है, तो फिर ये इनिशिएट करते हैं टेंशन अपने ही सेम मसल के अंदर जिसके अंदर स्ट्रेच आया हो, और ये इनहिबिट कर देते हैं टेंशन अपने एंटागोनिस्ट मसल में से। ये जो फाइबर्स होते हैं जो कि इस मसल स्पिंडल के अंदर होते हैं, इनको कहते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। इसकी दो टाइप्स होती हैं, न्यूक्लियर चेन फाइबर्स एंड न्यूक्लियर बैक फाइबर्स। न्यूक्लियर चेन फाइबर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेच लग रहा है मसल के ऊपर, जबकि न्यूक्लियर बैक देखते हैं कि कितना रेट यानी कितनी बार मसल जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। इसको हम डायनेमिक कहेंगे और इसको हम स्टैटिक कहेंगे। जो स्टैटिक रिस्पांस होता है यानी बार बार अगर आपने स्ट्रेच किया है तो वो ज़्यादा ग्रेट होता है बनिस्बत जो है वो स्टैटिक रिस्पांस है कि कितना अमाउंट में उसको किया गया है। लो रेट ऑफ स्ट्रेचिंग होगी यानी कम जो है वो आपने स्ट्रेच किया है तो वो एक्टिवेट नहीं करेगा स्पिंडल को, मसल स्पिंडल को। सोलियस, कुछ मसल ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो जाते हैं ज़्यादा जल्दी, जैसे सोलियस है वो मसल स्पिंडल को ज़्यादा जल्दी फीडबैक दे देता है, जबकि जो है वो गैस्ट्रोक्नीमियस नहीं देता। जब भी किसी मसल स्पिंडल के ऊपर स्ट्रेच आता है यानी स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है वो जनरेट होता है, मोनोसाइनेप्टिक जो है वो फाइबर्स लेके जाते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में रिस्पॉन्स, और फिर वहाँ से वापस लेके आते हैं। मायोटेक्टिक रिफ्लेक्स भी इसको कहते हैं। और फिर जो है वो रेसिप्रोकल इनहिबिशन हो जाती है यानी सेम मसल के अंदर जो है वो टेंशन इंक्रीज़ कर जाती है जिसके ऊपर स्ट्रेच पड़ा है, जबकि एंटागोनिस्ट जो है वो इनहिबिट करता है। उसके बाद एक्टिव और स्ट्रेचिंग और पैसिव स्ट्रेचिंग है। एक्टिव स्ट्रेचिंग का मतलब है कि खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करना, जैसे खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं, मतलब खुद ही जो है वो कोई पार्ट को स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करना। अगर किसी हम एक मसल को स्ट्रेच करते हैं तो दूसरा जो मसल है एंटागोनिस्ट वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो हम बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट मसल किसी मसल की जो है वो स्ट्रेचिंग करते हैं। जैसे जो है अगर हमने जो है वो हैमस्ट्रिंग्स की जो है वो स्ट्रेचिंग करनी है तो जो हमारा एंटागोनिस्ट ग्रुप है हमारे पास क्वाड्रिसेप, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब है पैसिव स्ट्रेचिंग। पैसिव स्ट्रेचिंग में ये आता है कि ग्रेविटी जो है वो उसको स्ट्रेच कराती है, या कोई और पर्सन अगर मसल को स्ट्रेच कराए तो उसको हम कहेंगे पैसिव स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच की डिफरेंट टाइप्स है, जैसे बैलिस्टिक स्ट्रेच, स्टैटिक स्ट्रेच एंड डायनेमिक स्ट्रेच। बैलिस्टिक स्ट्रेच हम कहेंगे कि सीरीज़ ऑफ क्विक बाउंसिंग टाइप ऑफ स्ट्रेच होते हैं यानी एकदम झटके से जो है वो स्ट्रेच देना। स्टैटिक स्ट्रेच में ये होता है कि एक स्लो कंट्रोल्ड स्ट्रेच होता है, 30 सेकेंड्स यानी इतने टाइम पीरियड के लिए जो है वो स्ट्रेच किया जाता है, होल्ड किया जाता है। उसके बाद है डायनेमिक स्ट्रेच। डायनेमिक स्ट्रेच ऐसे होता है कि मूवमेंट के साथ, हल्की सी मूवमेंट के साथ जो है वो स्ट्रेच किया जाता है किसी भी मसल को। स्टैटिक स्ट्रेच और डायनेमिक स्ट्रेच दोनों जो है वो रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है क्योंकि कोई भी मसल जो है हैबिचुअल नहीं होता है स्ट्रेचिंग का कि उसके ऊपर स्ट्रेचिंग अप्लाई की जाए। PNF टेक्निक्स होती हैं फिर प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूक्लियो मस्कुलर फैसिलिटेशन की। ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें ग्रुप ऑफ स्ट्रेचिंग कराई जाती हैं, अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स
जो है वो की जाती है, मतलब जो स्ट्रक्चर स्ट्रेच हुआ होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट और फिर रिलैक्स किया जाता है। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं जो कि डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट 5 to 10 सेकेंड्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स 5 to 10 सेकेंड होती है, होल्ड रिलैक्स 5 to 10 सेकेंड होती है, एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स 5 to 20 सेकेंड्स के लिए होती है। ये रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करती है। उसके बाद डिफरेंट जॉइंट की इंजरीज़ आती हैं, जैसे हमारे पास स्प्रेन्स हैं। एंकल स्प्रेन बहुत कॉमन है, लेटरल एंकल स्प्रेन के हमारे लेटरली जो है वो ज़्यादा हमारा पाँव मोड़ने के चांसेस ज़्यादा है बनिस्बत मीडियल साइड पे, क्योंकि मीडियल ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होती है जबकि लेटरल इतने ज़्यादा लिगामेंट्स वगैरह मौजूद नहीं होते। स्प्रेन्स की भी जो है वो इंजरीज़ के डिफरेंट जो है वो ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर इंजरी, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिपेंड करता है कि कितना स्वेयर स्प्रेन है हमारा। आइस से जो है ये ठीक हो जाता है, आइस लगाने से, रेस्ट करने से। उसके बाद है डिसलोकेशंस, यानी जो हमारा जॉइंट है वो डिसलोकेट कर जाता है। कभी कभी मसल्स अगर वीक हैं सराउंडिंग वाले या आर्टिकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है तो वो डिसलोकेट कर जाएगा, और इसका फिर होगा ये कि सराउंडिंग वाले जो टिश्यूज़ होंगे और जो मसल्स होंगे, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई वगैरह, वो सारी डैमेज हो जाएगी डिसलोकेशन की वजह से। तो जितनी जल्दी वो डिसलोकेटेड चीज़ को वापस अपनी जगह जो है वो सर्जिकली ले आना चाहिए। उसके बाद है बर्साइटिस, यानी जो हमने बरसा पढ़े थे जो कि टेंडन और बोन को अलग करते हैं, कैप्सूल होता है बीच में, तो वो उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। जिससे जो है वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। अगर हमने कोई भी चीज़ को, कोई भी स्ट्रक्चर को ओवर यूज़ किया, बार बार रिपीटेडली यूज़ किया, तो उसमें उसकी बरसा में बर्साइटिस इन्फ्लेमेशन हो सकती है। एंटी इन्फ्लेमेटिंग हम मेडिसिन ले सकते हैं इसमें, और जो है वो रेस्ट से ये ठीक हो जाता है। आर्थराइटिस है हमारे पास जॉइंट का डिज़ीज़ जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में। इसकी बहुत सारी टाइप्स है, तकरीबन 100 से ज़्यादा टाइप्स है। इसके अंदर हम 2 को स्टडी करेंगे। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी हमारी जो बॉडी के अपने ही इम्यून सेल्स होते हैं वो अपनी ही बॉडी के सेल्स के ख़िलाफ़ जो है वो फाइटिंग शुरू कर देते हैं, यानी डिफरेंट डैमेजेस शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट हमारे जॉइंट के इर्द गिर्द लिमिट हो जाती है। बोन्स हमारी फ्यूज़ करने लग जाती हैं, कार्टिलेज जो है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज उसकी ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो थिकन हो जाती है। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये भी डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। 70% जो है 65 एज के बाद ये बंदों में पाया जाता है कि थोड़ा बहुत होगा सब में। उसके ये ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप है आर्थराइटिस की। इसकी कॉज अननोन है कि कौन सी फैक्टर्स हैं जो इसके कॉज के मतलब हैं कि उसको कॉज कराती हैं, तो ये अननोन है। उसके बाद है कि आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज जो है वो टाइम के साथ रफ़ होता जाता है इस डिज़ीज़ में, और फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, डिटेरियोरेट कर जाता है।